हेलो एवरीवन, दिस इज द थर्ड वीडियो ऑफ माय ब्लॉग। अभी तक दोनों ही वीडियोस को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, तो चलिए अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज का टॉपिक है परचेजिंग प्रॉपर्टी एट लेस देन सर्कल रेट। जब भी मैं एक प्रॉपर्टी खरीदने जाता हूँ तो इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तीन मेजर कंसिडरेशंस होती हैं। पहला है एक्सप्लेनेशन ऑफ द सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कैन बी आपकी एक्यूमुलेटेड अर्निंग्स, बैंक लोन, गिफ्टेड अमाउंट्स आ गए हैं, कोई रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं, आपकी करंट ईयर इनकम हो सकती है, या ये भी हो सकता है कि आपने पीछे कोई प्रॉपर्टी बेची हो एंड अब आप उसके अमाउंट से इन्वेस्ट कर रहे हैं। सेकेंडली इज प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी इन कंपैरिजन टू सर्कल रेट। हो सकता है आप वो प्रॉपर्टी सर्कल रेट पे ही खरीद रहे हो, उससे ज्यादा पर खरीद रहे हो या उससे कम पर खरीद रहे हो। पहले तो circumstances are fine with the income tax authorities, but the last one is a big no-no। ये हम अभी समझेंगे कि क्यों। TDS on purchase of immovable property थर्ड कंसिडरेशन होता है। दो रेलिवेंट सेक्शन है इसके अंदर, 194 IA एंड 195, डिपेंडिंग ऑन कि आप प्रॉपर्टी जो खरीद रहे हैं वो एक रेसिडेंट से खरीद रहे हैं या नॉन रेसिडेंट से खरीद रहे हैं। आज की वीडियो का मेजरली जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्राइस ऑफ अ प्रॉपर्टी इन कंपैरिजन टू सर्कल रेट। कुछ टर्म्स से पहले रूबरू हो जाते हैं। पहली बात यह है कि हम जिस सेक्शन की बात कर रहे हैं वो है 56 to 10B। उसके अंदर भी हम विदाउट कंसिडरेशन को नहीं कवर कर रहे हैं, हम कवर उन केसेस को कर रहे हैं जहां पर हम लोग प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं। सेकेंडली बात आती है इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, शॉप, फ्लैट एक्सेट्रा। कंसिडरेशन जब मैं बोलता हूं तो उसका मतलब ये है कि एक्चुअल अमाउंट जिसके लिए आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं। अगर मैं इसे लेमैन लैंग्वेज में बोलूं तो हम इसको हिंदी में बोलते हैं सौदा। फोर्थली स्टैंप ड्यूटी वैल्यू या सर्कल रेट का मतलब है वो अमाउंट जो रजिस्ट्रार या गवर्नमेंट ने डिफाइन करी है, जिसके ऊपर आप रजिस्ट्री के समय स्टैंप ड्यूटी पे करते हैं। और डीवीओ एक स्पेशल ऑफिसर जो कैपिटल एसेट की वैल्यू का फेयर वैल्यू असेसमेंट के लिए अपॉइंट होता है। तो सर एप्लीकेबिलिटी पे आते हैं। आप एक इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं जिसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू आपके एक्चुअल सौदा की वैल्यू से ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? इन दोनों लिमिट से ज्यादा होनी चाहिए, 50,000 या फिर 10% ऑफ द कंसिडरेशन अमाउंट से ज्यादा। इसको अभी हम लोग एक एग्जांपल से भी समझेंगे। तो सर जो एक्सेस आएगा जहां पर भी ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा वो टैक्स हो जाएगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये इनकम एक नॉर्मल इनकम है, ये आपके नॉर्मल स्लैब में ऐड हो जाती है। तो अगर मान लीजिए आपकी इनकम थी 9 लाख रुपए और मेरा प्रॉपर्टी से जो एक्सेस आया वो आया 2 लाख रुपए, तो मेरी टोटल इनकम हो गई 11 लाख। तो जो अप टू 10 लाख वाला आपका स्लैब है वहां पे 20% पे गया और उसके ऊपर पे 30% पे गया। तो अगर आप इसका ब्रेकअप देखेंगे तो 1 लाख पर तो आपने 20% पे करा एंड बैलेंस 1 लाख पर आपने 30% पे करा। इसे हम कहते हैं कि आपके नॉर्मल स्लैब में ऐड होके और जो भी स्लैब रेट अप्लाई होगा उस पर आपका टैक्स लगेगा। ये तो टैक्सेशन की बात हुई, बट क्या ये टैक्स भरने पर मेरे को कोई एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है? तो यस, हमें मिल रहा है। इस केस में क्या होगा कि जब आप उस एसेट को फर्दर बेचेंगे तो जो आपकी कॉस्ट मानी जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, वो वाली डीम्ड कॉस्ट मानी जाएगी जिसकी वजह से आपने टैक्स दिया, ना कि एक्चुअल कॉस्ट। इसको भी मैं आपको आगे एग्जांपल से समझाऊंगा। पहला एग्जांपल लेते हैं। आपका डेट ऑफ एग्रीमेंट और रजिस्ट्री सेम है, सर्कल रेट्स मान लीजिए अगर आपकी डेट डिफरेंट भी है तो भी सर्कल रेट दोनों डेट्स पर सेम रहा। यहाँ पर एक मिस्टर एक्स है जो लैंड बाय करना चाहते हैं, सर्कल रेट जिसका 50 लाख है और इनका सौदा हुआ 40 लाख में। कोरोना काल चल रहा है तो इनको प्रॉपर्टी सस्ती मिल रही थी, लेकिन यहाँ पर अब इन्होंने ये सोचा कि क्या कोई टैक्स भी देना पड़ेगा। तो देख लेते हैं। पहली कंडीशन, इमूवेबल प्रॉपर्टी सैटिस्फाई हो रही है। दूसरी कंडीशन, सर्कल रेट एक्चुअल प्राइस से ज्यादा है, सैटिस्फाई हो रहा है। तीसरी कंडीशन चेक कर लेते हैं। इनका जो एक्सेस वैल्यू है वो है 10 लाख रुपीस। क्या ये दोनों लिमिट से ज्यादा है? बिल्कुल ज्यादा है। आप देखेंगे 50,000 फर्स्ट लिमिट है और 4 लाख जो कि 10% ऑफ 40 लाख है वो सेकंड लिमिट है। तो क्या कॉन्सिक्वेंस होगा? 10 लाख रुपीस टैक्सेबल हो जाएंगे अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनके नॉर्मल इनकम में ऐड होगा और जो भी स्लैब में ये आते होंगे उस हिसाब से इनके ऊपर टैक्स लग जाएगा। जो मैंने आपको बेनिफिट की बात कही थी, तो अब मान लीजिए मिस्टर एक्स इस प्रॉपर्टी को 75 लाख पर बेचना चाहते हैं। ये अपने सीए के पास गए, इन्होंने बताया कि सर मैंने तो पहले 10 लाख पे टैक्स दिया है,
तो इसलिए अब जब इनका सीए कैपिटल गेन कैलकुलेट करेगा तो वो 50 लाख को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेके चलेंगे, ना कि 40 लाख को। इससे क्या होगा, मिस्टर एक्स का कैपिटल गेन कम हो जाएगा। तो ये बेनिफिट आपको इस एडिशनल टैक्स को पे करने से मिलता है। एक स्पेशल सर्कमस्टांस लेते हैं जहां पे एग्रीमेंट पहले हो गया, आपने कुछ पैसा एडवांस दे दिया, वो पैसा आपने एनी मोड अदर देन कैश दिया, आपने बैंक ट्रांसफर करा, एनईएफटी, आरटीजीएस या और कोई इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के थ्रू। उस दिन प्रॉपर्टी का सर्कल रेट कम था और जिस दिन रजिस्ट्री हुई उस दिन प्रॉपर्टी का सर्कल रेट ज्यादा था। तो यहाँ पर लॉ में एक स्पेशल प्रोविजन है, आप उस दिन का सर्कल रेट कंसीडर कर सकते हैं जिस दिन आपका एग्रीमेंट हुआ था। इससे क्या होगा, आप अपनी ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी इस सेक्शन के अंदर रिड्यूस कर पाएंगे। आइए इसको एक एग्जांपल से समझें। मिस्टर एक्स अब गए और उन्होंने 1 अप्रैल 20 को एक एग्रीमेंट करा जिसके अंदर 50 लाख की टोटल वैल्यू थी। उन्होंने 10 लाख एडवांस दे दिया। इस दिन सर्कल रेट था 60 लाख रुपए। रजिस्ट्री में 5-6 महीने का उन्होंने समय मांगा, 30 सितंबर को रजिस्ट्री करवाई, 40 लाख उस दिन बैलेंस पे करा, उस दिन सर्कल रेट हो गया 75 लाख रुपए। तो अब अगर मिस्टर एक्स ने वो एडवांस एनी मोड अदर देन कैश करके बैंक से करा, एनईएफटी करा, तो हमारे लिए रेलिवेंट डेट हो जाती है 1 अप्रैल 20। जो सर्कल रेट रेलिवेंट है वो है 60 लाख और इसलिए मेरी टैक्सेबल इनकम हो जाएगी 10 लाख। अब मिस्टर एक्स अगर इसको फ्यूचर में बेचना चाहते हैं तो उनके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इस केस में हो जाएगी 60 लाख। लेकिन अब मिस्टर एक्स ने क्या करा, उन्होंने एडवांस चेक या बैंक के थ्रू दिया ही नहीं, उन्होंने कैश दे दिया। तो 30 सितंबर 20 रेलेवेंट डेट रहेगी, 1 अप्रैल 20 का मैं बेनिफिट नहीं ले पाऊंगा। रेलेवेंट सर्कल रेट हो गया 75 लाख रुपए और टैक्सेबल इनकम हो गई 75 माइनस 50 जो है 25 लाख। अब जब मिस्टर एक्स इस प्रॉपर्टी को बेचेंगे तो उनके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आगे के लिए होगी 75 लाख। तो आप यहाँ समझ पा रहे हैं कि क्यों इम्पोर्टेंट है कि प्रॉपर्टी डीलिंग्स में सारी ट्रांजैक्शंस बैंक के ही थ्रू हो। इसके अलावा वैसे भी अगर आप कैश इन्वॉल्व करेंगे तो यहाँ पर पीनल प्रोविजंस हैं। दिस इज जस्ट फॉर एग्जाम्पल पर्पसेस, बट इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं आज की डेट में वो वाया बैंक हो। एक और केस हम लोग यहाँ पर लेते हैं, आप एक जेन्युइन एसएससी हैं, आपको एक्चुअल में प्रॉपर्टी सस्ती मिली थी, सर्कल रेट से सस्ती मिली, आपको उस समय इस प्रोविजन का पता नहीं था तो आपने इस पर टैक्स भी नहीं दिया। अब आपका केस स्क्रूटनी में फिक्स हो गया और असेसिंग ऑफिसर आपके ऊपर टैक्स लगाना चाहते हैं। तो आपके पास एक ऑप्शन है, आप एओ को ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो एक्चुअल में सर्कल रेट से ही कम थी। आप उस मैटर को कंटेस्ट करेंगे और उनसे कहेंगे कि वो इस मैटर को रेफर कर दें डीवीओ को। अब जब डीवीओ इसकी वैल्यूएशन करेंगे तो अगर वो वैल्यू लेस देन सर्कल रेट बताएंगे तो उसको कंसिडर कर लिया जाएगा और अगर वो मोर देन सर्कल रेट बताएंगे तो उसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो अगर डीवीओ की रिपोर्ट आपके पास फेवरेबल आती है तो उससे आपको बेनिफिट हो सकता है। ये एक बहुत ही बेनिफिशियल प्रोविजन है। तो एट द टाइम ऑफ असेसमेंट डू टेक केयर ऑफ द सेम। तो सर हमारी एडवाइजरी क्या हुई कि प्रॉपर्टी को सर्कल रेट पर खरीदे, सर्कल रेट से नीचे खरीदे तो उस पर टैक्स दें। टैक्स के लिए स्पेशल कॉलम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। जब आप उसे बेचें तो डीम्ड कॉस्ट का ध्यान रखें जिससे कैपिटल गेन में आपको बेनिफिट मिल पाए। और जहां जेन्युइन केसेस अंडर असेसमेंट आ गए हैं वहां पे डू रेफर द मैटर टू द डीवीओ। आई होप आप लोगों को ये क्रिटिकल एस्पेक्ट समझ आ गया होगा। बाकी दोनों एस्पेक्ट्स रिलेटिंग टू टीडीएस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मैं किसी और वीडियो में जरूर टेकअप करूंगा। मीनवाइल आपकी जो भी क्वेरीज है you can send it to me at taxhelp.anchit@gmail.com. Further, this is a very relevant matter. Do share the video, and if you like the video, subscribe to my channel and notify yourself by pressing on the bell icon. I hope this will help you all, and thank you for your time.